नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर एक महीने के हाईज पर कारोबार है और $91 प्रति बैरल के ऊपर हमने यहां पर भाव निकलते हुए देखे हैं। साथ ही बात करेंगे मौसम की, जहां पर अभी भी 13% की डेफिशिएंसी के साथ मानसून काम कर रहा है। अगस्त ऑलमोस्ट खत्म होने को है। सितंबर में यहां पर हम विड्रॉल होता हुआ देखते हैं, तो किस तरह से अगस्त और सितंबर के महीने अब यहां रह सकते हैं, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी GP शर्मा, ICICI सिक्योरिटीज के एनर्जी एनालिस्ट प्रबल सेन एंड प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सबसे पहले कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं। दिनेश जी, आपकी क्या सेंस है, कहां लगते हैं प्राइसेस जाते हुए? जी बिल्कुल, 30 स्टॉक खत्म हो चुकी है, वहां पर कोई नया रिन्यूअल नहीं हुआ है और जियोपॉलिटिकल टेंशन निरंतर बढ़ती जा रही है। तो प्रोबेबिलिटी जो है प्राइस एलिवेटेड है। कोई खास शायद पॉजिटिव न्यूज आए तो यहाँ से नीचे आने की संभावनाएं लगती है। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करूं तो मुझे लगता है जा रहा है नीचे में 78 79 का सपोर्ट है, ऊपर में 94 95 का ये रेजिस्टेंस है। प्रोबेबली अभी थोड़ा सा मिडवे है। आई थिंक $2 यहाँ से और एक बार बढ़ने की संभावना है और फिर शायद कोई पॉजिटिव न्यूज से दोबारा 88 आने की लगता है मुझे। आज अगर MCX लेवल की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 8060 अराउंड एक बार बाइंग बनती है। 7960 की स्टॉप लॉस लगा के 8220 का अपसाइड पोटेंशियल मुझे नजर आता है। पॉइंट टेकन। ऑलराइट, चार्ट्स पे यहाँ पर $2 की तेजी एक्सपेक्टेड है। हमारे साथ ICICI सिक्योरिटीज के एनर्जी एनालिस्ट प्रबल सेन भी हैं। प्रबल, नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और जैसे दिनेश जी को लगता है कि $2 की तेजी पॉसिबल है, आपको भी लगता है कि यहाँ से और बढ़त देखने को मिल पाएगी? पिछले 2 हफ्तों में लगातार बढ़त देखने को मिली है, ये तीसरा हफ्ता है जिसकी शुरुआत ऑन द पॉजिटिव साइड हुई है। हाँ, देखिए, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिचुएशन में। आई थिंक कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स अभी भी यूएस और ईरान की साइड से आ रहे हैं, लेकिन जितना समझ में आ रहा है अब वो पोजीशंस जो हैं वो थोड़ी और हार्डन होती जा रही हैं रादर देन गेटिंग रिजॉल्व। तो यहाँ से क्रूड में आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर और बुलिश इंटरेस्ट बने। वो $1 होगा या $5 होगा, आई डोंट वांट टू स्पेक्युलेट, बट डायरेक्शनली क्रूड यहाँ से और स्ट्रेंथ ही दिखा सकता है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल डेटा देखें फ्लोज का, वो अभी भी काफी वीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। वो अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वहां से कितना क्रूड एक्चुअली फ्लो कर रहा है। कोई कह रहा है 7 मिलियन बैरल्स है, कोई कह रहा है 9 मिलियन बैरल्स है। यूएस ने ऑफ कोर्स काफी ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स डाले हैं, बट एवरीबडी एल्स हैज काउंटर्ड दैट। तो यहाँ से डायरेक्शनली आई थिंक क्रूड में भी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। अगर कोई सीजफायर की न्यूज आई या कोई रेजोल्यूशन की न्यूज आई तो फिर एकदम से वो काफी रिवर्स हो सकता है, बट अभी उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। वेल एब्सोल्युटली। और अगर किपलर का डेटा देखें प्रबल, तो पिछले वीकेंड 31 वेसल्स यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करी थी, जो इस वीकेंड गिर के सिर्फ 5 रह गई है। सो क्लियरली वो प्रीमियम हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। लेकिन इफ वी पुट इन पर्सपेक्टिव, जो यूएस की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कि वो कोई ट्रूस नहीं देख रहे हैं ईरान के साथ, ओमान को बॉम्ब आउट कर सकते हैं अगर उन्होंने यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करी, तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स ऑन द एस्केलेटिंग साइड है। लेकिन सामने जो डेटा IE और OPEC ने रखा है वो डिमांड डिस्ट्रक्शन भी दिखाता है। आपको लगता है वो शायद एक रीजन है कि हम प्राइसेस ऑलरेडी यहाँ पर मच हायर नहीं देख रहे? नहीं, देखिए, जहां तक डिमांड डिस्ट्रक्शन की बात है, आई थिंक व्हाट इज मिस्ड इज वो प्राइस के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। अगर आप, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्ट्रक्चरली कोई डिमांड डिस्ट्रक्शन है। इनफैक्ट आईईए ने लेटेस्ट जो ऑयल मार्केट रिपोर्ट रिलीज की है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसमें वापस से डिमांड के एस्टिमेट्स इंक्रीज ही हो रहे हैं ओवर CY26। CY27 के एस्टिमेट्स तो कंटिन्यूअसली अपग्रेड हो रहे हैं। तो आई थिंक डिमांड की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बेयरिश सिग्नल बहुत ज्यादा है। अभी तक लोग शायद होपफुल हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जो डिक्लेरेशंस हैं, ये नेगोशिएटिंग पोजीशन है या थोड़ा सा हाइपरबोली जो कहते हैं, मुझे आई मीन आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट दैट, यू नो, इट्स मोर ऑफ दैट फ्रॉम द यूएस रादर देन ये कहें कि यू नो वो एक्चुअली ओमान को भी बॉम्ब करेंगे या बॉम्बिंग कैंपेन को एस्केलेट करेंगे। तो सिग्नल्स एज आई सेड काफी यू नो हार्डन होते दिख रहे हैं, वो ज्यादा वरीसम है। और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में वो कुशन अभी नहीं है जो कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआत में था। तो अगर फ्लोज एक्चुअली जो आपने मेंशन किया केपलर का डेटा, अगर वापस से 2-3 वेसल्स ही दिन के ट्रांजिट करना शुरू करते हैं तो फ्लोज मेरे ख्याल से 2 महीने में और बहुत ज्यादा टाइटन हो सकते हैं। वहां पे ज्यादा चिंता की बात है। एंड स्पेशली जैसे हम यहाँ पर विंटर सीजन की तरफ जाएंगे, आपको लगता है वो कंसर्न्स और बढ़ सकती हैं, या फिर जैसे मार्केट को लगता है कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, उसके पहले क्रूड प्राइसेस नीचे आ सकते हैं? तो काफी कॉन्ट्रडिक्शन फिलहाल बाजार बाकी के इस कैलेंडर ईयर में देख रहा है। जी, आई थिंक मिड टर्म्स, जहां तक गिवन की स्टेटमेंट्स और पोस्चरिंग काफी पॉलिटिकल है इन द यूएस, जितना हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि मिड टर्म के पहले प्रोनाउंसमेंट्स ऐसे हों जो
ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि जो तनाव है वो कम हो रहा है। लेकिन ऑन द ग्राउंड वो सिचुएशन चेंज होगी कि नहीं, उस पे आई थिंक ईरान का भी एक रोल है। ईरान भी बहुत क्लियरली ये कोशिश कर रहा है कि जितना हो सकता है इस सिचुएशन को अलाइव रखे, क्योंकि वो भी समझ रहा है कि उसकी नेगोशिएटिंग पोजीशन और स्ट्रांग होती जाएगी जितना रिपब्लिकन्स की पॉलिटिकल पोजीशन वीक होगी मिड टर्म्स के पहले। तो आई थिंक वो इंटरेस्टिंग होगा देखना, जैसा कि मैंने कहा, अगले 2 महीने में कि ये सिचुएशन कहाँ पे एक मिड पॉइंट पे पहुंचती है, इफ एट ऑल। क्योंकि ईरान के प्रोनाउंसमेंट्स आप एक तरफ रखें, द फैक्ट इज कि इकोनॉमिकली वो भी हर्ट कर रहे हैं। तो ये गेम वैसा हो गया है कि पॉलिटिकल पेन यूएस का वर्सेस एक्चुअल इकोनॉमिक पेन ईरान का, कौन पहले टूटेगा, अगर मैं वो वर्ड यूज करूं, या कौन पहले थोड़ा सा झुकेगा इस सिचुएशन में, वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है इस समय। एब्सोल्युटली। प्रबल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जो एज ऑफ नाउ सिचुएशन है वो एस्केलेशन की है। कच्चे तेल के प्राइसेस यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कोई रेजोल्यूशन या कोई ईजिंग ऑफ सिचुएशन फिलहाल यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही। एंड दैट इज द रीजन कि हमने कच्चे तेल के प्राइसेस में लगातार बढ़त आते हुए भी देखी है। वेल, एक चेक यहाँ पर सोने चांदी का ले लेते हैं जहाँ पर बढ़त वापस लौटी है। एंड दिनेश जी, डॉलर इंडेक्स 3 महीने के लोज पर है, डेटा ऑन द वीकर साइड है। कल फेड की मीटिंग मिनट्स हैं तो उसकी तरफ बाजार की नजर रहेगी। बट इन द मीनवाइल जिस तरह की तेजी सोने चांदी में बनती हुई नजर आई है, आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने जो रीजन किए बिल्कुल वैलिड है और उसी के चलते एक बड़ा मूव हमें गोल्ड में देखने मिला है। नीचे लेवल से अगर मैं बात करूं तो 3930 से 4440 तक, मतलब ऑलमोस्ट 12% की तेजी आ चुकी है। वहीं सिल्वर में भी करीबन 16 से 17% कॉमेट लेवल पर तेजी आ चुकी है। एमसीएक्स मार्केट में अभी 156,300 के आसपास प्राइसेस थोड़ी सी रेजिस्टेंस ले रही है और साथ ही साथ 154,500 के आसपास सपोर्ट ले रही है। तो मुझे लगता है एक बार दोबारा 156 का लेवल ये छूने का प्रयास करेगी। इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो 4380 बहुत मजबूत सपोर्ट है। दोबारा 4430 के लेवल हमें शायद इंट्राडे में ही देखने मिल सकते हैं। मौजूदा स्तर से अगर कोई खरीदारी करता है तो 154,400 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर 156,200 के लेवल दोबारा देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, और रुख अब यहाँ पर मौसम की तरफ कर लेते हैं। स्काईमेट की तरफ से मिस्टर जीपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर शर्मा, जो आपकी कल रिपोर्ट आई है थोड़ी सी डरा देने वाली है। 70-75% प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अब ड्राउट की बनती हुई नजर आई है। क्या लेटेस्ट चेंजेस हैं? मुझे याद है आपने कहा था कि वो रिपोर्ट आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं जिसके रिजल्ट्स कल हमने आते हुए देखे हैं। अब बाकी के बचे हुए मानसून सीजन से क्या एक्सपेक्टेशन है और ओवरऑल मानसून किस तरह से रह सकता है? जी धन्यवाद मनीषा। आपके साथ काफ़ी देर पहले भी मैंने कुछ तो शेयर किया था इसके बारे में, और यहाँ तक आपको याद हो जून के महीने की बात है, तीसरे सप्ताह के बाद उसी वक्त कुछ ऐसे हालात बन रहे थे, ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छा मानसून शायद ना हो। लेकिन हाँ, ये पैटर्न इस बार कुछ अलग से हमें देखने को मिला है। इसलिए काफ़ी सारी डेलिब्रेशन के बाद ही हमने ये एक कॉल लिया कि अदरवाइज हम कोर्स करेक्शन जनरली हमेशा देते हैं तो जुलाई एंड में या फर्स्ट वीक अगस्त में, और उसी के चलते ही हमने ये जो रिवाइज किया है। पैटर्न अब ये है कि जुलाई का महीना क्योंकि अच्छा रहा था काफ़ी क्षेत्रों में, और विशेषकर उन क्षेत्रों में जिसमें कि जो रेनफेड जोन है, मानसून रेनफेड जोन है और कोर मानसून जोन है, चाहे हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की बात करें, अच्छी वर्षा हो गई थी उन दिनों। पर उस सरप्लस के अच्छी वर्षा के चलते इसलिए कोई कोई ऐसे संकेत नहीं मिले या कोई ऐसा अभी तक कोई शोर नहीं है उसके बारे में कि अब उसके बाद वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा बेसिकली अभी जो है तो शिफ्ट हो गया है पैटर्न, और जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जहाँ की सबसे ज्यादा कमी चल रही थी पहले, उन भागों में हो रही है। जैसे हम कुल मिला के कहें तो जो प्लस में है बहुत कम क्षेत्र है, चाहे पश्चिमी बंगाल की बात करें मार्जिनली प्लस है, उड़ीसा थोड़ा ठीक है, वो अच्छा है। और उसके चलते जो मध्य महाराष्ट्र में पहले बारिश हुई थी, पूना, नासिक, इन सांगली, सतारा, इन क्षेत्रों में, उसके चलते वो क्षेत्र थोड़ा अच्छा, बाकी सारी सब डिवीजन में माइनस में है। और चिंता का क्षेत्र बन रहे हैं एक बार फिर से जहाँ की वर्षा की सख्त जरूरत रहती है। जैसे मैं कहता हूँ महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा, विदर्भ बहुत लगभग 0 के करीब आ गए थे, एक बार फिर से हमें वहाँ वाटर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। आज के दिन में भी दोनों पॉकेट जो है जो लगभग 20%, 20-21% की कमी हो चुकी है और बढ़ने वाली है। और सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, वहां भी पहले तो अच्छी वर्षा हुई, अभी वो भी डेफिसिट में है, 20% से ज्यादा है। राजस्थान के क्षेत्रों में भी वर्षा जरूर हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में अभी
ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो पैटर्न जो है बेसिकली रहेगा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, नेमली इवन उत्तर प्रदेश के जो ईस्ट उत्तर प्रदेश समेत जहां वर्षा बहुत आज के दिन में भी कम है, डेफिशिएंसी काफी है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ये वाले क्षेत्र हैं, इनमें वर्षा अच्छी रहेगी। अगले हफ्ता 10 दिन की बात करें, इन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा जरूर हमें देखने को मिलेगी। पर उसके चलते जो बाकी देश के मध्यवर्ती भाग हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे राजस्थान की, गुजरात की, इन क्षेत्रों में बहुत हल्की वर्षा रहेगी। तो ये डेफिसिट इनमें बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे। जी, तो मिस्टर शर्मा, अगस्त कैसे बंद रहे हो सकता है और सितंबर की तरफ अब आपकी क्या सेंस है? अगस्त का तो अनुमान के हिसाब से देखिए, जब हमने पहला फोरकास्ट दिया था उसमें भी हमने अगस्त में लगभग 8-9% तक की कमी दी थी। और आज के दिन की बात करें, इस फोरकास्ट में हमने रिवाइज करके 84% ऑफ एलपीए अगस्त का दिया है। कहने का मतलब है 16% कम। आज के दिन का भी बात करें 12%, वैसे तो कंट्री वाइड भी 12-13 ही रहा है इस अगस्त के महीने में। और अगस्त की बात करें तो उसमें भी इतनी ही कमी है, लगभग 12-13%, 12-14% तक की भी कमी अभी आज के दिन में है। भरपाई इसलिए हो पाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो सिस्टम पहले बिहेव कर रहे थे, जो कि डीप इनलैंड चल के लगभग पश्चिमी मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात, राजस्थान तक भी हमें देखने को मिले, जिसके चलते अच्छी वर्षा हुई, वो ट्रैक नहीं बन रहा है। मुझे तो लग रहा है जैसे ये अभी जो सिस्टम जैसे बन रहे हैं, ऐसा है, अंदेशा मेरा ये है कि हो सकता है हमें अर्ली विड्रॉल देखने को मिले इस बार। और सितंबर फिर कैसा बनता हुआ नजर आएगा? 84% ऑफ एलपीए आपने अगस्त के लिए कहा, सितंबर में क्या सेंस है? सितंबर में तो अभी हमने और भी कम, लगभग 20% के करीब आंकड़े दिए हैं जो कमी के। तो बहुत अच्छा तो नहीं होने वाला है। देखिए ऐसा है, बेसिकली रीजन ये है, एल नीनो तो है ही है, वो और स्ट्रांग होता जा रहा है, बट उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा कोई आंकड़े प्रभावित इतने ज्यादा नहीं होते। हाँ, उसके चलते ये जरूर है कि उसका प्रभाव चलता रहेगा और बीच में कभी भी कोलैप्स होगा नहीं मानसून में। उसके चलते जो हम ज्यादातर कई बार जिक्र करते हैं कि आईओडी का है या एमजेओ का है, तो वो पेरिफेरल जो पैरामीटर्स हैं, औष्णिक पैरामीटर, बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है आज के दिन में, दोनों के दोनों। आईओडी थोड़ी देर के लिए हमें पॉजिटिव जरूर हुआ था, आज की बात करें एक बार फिर से वो लुढ़क के जो न्यूट्रल पे आ गया है। तो कोई भी, मैं नहीं देख रहा कि कोई भी किसी तरह की सपोर्ट अभी बनती दिखे मानसून के लिए, आईओडी से कहें या एमजीओ से कहें। तो इन सब के चलते और जिस तरह के ट्रैक चल रहे हैं मानसून के, डिप्रेशन जरूर बना हुआ है, पर वो सीमित है झारखंड में या बिहार के आसपास या पश्चिम बंगाल के आसपास। आगे बढ़ेगा जरूर, लेकिन ज्यादातर प्रभाव रहेगा जो गंगाई क्षेत्र है, इंडो गंजेटिक प्लेन्स हैं, उनमें वर्षा अच्छी रहेगी, उत्तर प्रदेश समेत छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में। लेकिन महाराष्ट्र में कमी बढ़ती जाएगी, गुजरात में बढ़ती जाएगी, राजस्थान की बात करें तो उसमें भी कोई ज्यादा वर्षा नहीं। और जैसे मैंने पहले कहा, ये थोड़े दिन और देखना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है जैसे हो सकता है विड्रॉवल वाला पैटर्न जल्दी ना बन जाए। हालांकि पहले, अगर आपको याद हो, 1 सितंबर ही डेट होती थी विड्रॉवल शुरू होने की। तो घूम घाम के पैटर्न एक बार फिर से आता है। स्टैटिस्टिकली तो रिवाइज कर दिया हमने कि अब 17 सितंबर से विड्रॉवल शुरू होता है। पिछले साल की बात करें तो 1-2 दिन पहले ही हुआ था, 17 से भी 1-2 दिन पहले ही हुआ था। और इस बार अभी तक हालांकि कंफर्मेशन तो थोड़ा दिन और लगेंगे स्टडी करने में, पर लुक्स लाइक के इट विल बी अर्ली विड्रॉल। ऑलराइट, तो वो एब्सोल्युटली अच्छी खबर नहीं आती हुई कि अगस्त में 84% ऑफ एलपीए, सितंबर में 80% ऑफ एलपीए, जल्दी विड्रॉल, एल निनो यहाँ पर तेज होता हुआ, ये सारी की सारी चीजें ऑफ कोर्स एक स्ट्रेस डाल सकती हैं, ना सिर्फ एग्रीकल्चर पर बट ओवरऑल जीडीपी नंबर्स पे, फिस्कल हेल्थ पर भी। तो वो ऑफ कोर्स मानसून के आंकड़े स्काईमेट की तरफ से आते हुए, जिन पर एक बहुत तीखी पैनी नजर यहाँ पर हमें रखनी होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मिस्टर शर्मा। आपका, दिनेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। वेल, अब अपनी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जाते हैं और कल सुबह 11 बजे कैबिनेट और सीसीईए की अहम बैठक है। इस बैठक में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कदम, एफडीआई की शर्तों में बड़ी ढील देने पर विचार किया जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग के एजेंडा पर एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। लक्ष्मण, एक अच्छी, स्ट्रॉन्ग और ब्रेकिंग न्यूज आप लेकर आते हुए, क्या कुछ है डिटेल्स?
देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए 2 बड़े कदम उठा सकती है और वो दरअसल एफडीआई को लेकर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए होगा। उसमें 2 जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, पहला प्रस्ताव तो ये है कि जो भी डाउन स्ट्रीम कंपनियां होंगी उनके लिए एफडीआई की शर्तें काफ़ी ज़्यादा आसान कर दी जाएंगी। अभी कोई पेरेंट कंपनी एफडीआई की मंजूरी पहले ले लेता है सरकार से, उसके बाद उस एफडीआई को अगर किसी डाउन स्ट्रीम कंपनी में, किसी सब्सिडरी के जरिए किसी दूसरी कंपनी में निवेश करता है तो अभी सरकार से उसे मंजूरी लेनी पड़ती है। ये मंजूरी की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। तो यहाँ पे प्रस्ताव ये है कि एक बार अगर आपने ये मंजूरी ले ली, पेरेंट कंपनी ने मंजूरी ले लिया है, तो उस डाउन स्ट्रीम कंपनियों में निवेश करने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण छूट मिल सकती है वो ये है कि जो अभी 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के एफडीआई के प्रस्ताव होते हैं उसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीए से मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस 5,000 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ा करके 15,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। यानी 15,000 करोड़ रुपए तक एफडीआई के जो भी प्रस्ताव होंगे वो मंत्रालय के स्तर पर उसको मंजूरी दे दी जाएगी। कुछ तकनीकी पहलू होंगे तो एक ग्रुप बनाया जाएगा, उससे मंजूरी मिलेगी। सीसीए के पास यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास आने की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा कि एफडीआई के लाने के रास्ते काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे, लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इन दोनों ही प्रस्तावों का कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार हो चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशविरा चल रहा है और बहुत जल्द इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। आगे जाकर ये जैसे आपने कहा ये कल तक यहाँ पर इसमें मंजूरी आती हुई नजर आ भी जाएगी, तो कितनी कंपनीज किस तरह का एक पॉजिटिव क्यू हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे? कितनी एफडीआई इन्फ्लोज की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है इसको लेते हुए, क्योंकि अब ये ईज हो जाएगा और जैसे आपने सारी की सारी यहाँ पर डिटेल्स बताई, तो किस तरह का इन्फ्लो यहाँ पर बन सकता है लक्ष्मण जी? देखिए, दरअसल बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें 2 तरह की दिक्कतें आ रही हैं। पहली दिक्कत तो ये आ रही है कि पेरेंट कंपनी ने उसे मंजूरी भी ले चुका है एफडीआई के लिए सरकार से। अब वो अलग अलग डाउन स्ट्रीम कंपनियों में जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिस सेक्टर के लिए उसने सरकार से मंजूरी ले ली है, लेकिन दोबारा उनको मंजूरी की जरूरत पड़ती है। फिर प्रस्ताव बनता है, संबंधित मंत्रालय के पास जाता है, वित्त मंत्रालय के पास जाता है, फिर कैबिनेट के पास जाता है, तो वही इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त लगता है। तो जब एफडीआई के इनफ्लो की समीक्षा की गई तो पाया गया कि एफडीआई के आने में एक सबसे बड़ी जो बाधा है उसमें से एक ये है कि पेरेंट कंपनी को मंजूरी लेने के बाद हर सब्सिडियरी कंपनी के लिए, हर डाउन स्ट्रीम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बार बार सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो इसीलिए सरकार इसमें छूट देना चाहती है। इससे क्या होगा कि एफडीआई का इनफ्लो ही नहीं बढ़ेगा बल्कि एफडीआई ज़्यादा जल्दी से भारत में आ सकेंगे। एक और चीज़, जो एफडीआई की सीमा, मंजूरी लेने की सीमा जो 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ा करके 15,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, इससे भी एफडीआई के आएंगे सही, एफडीआई जल्दी आएंगे, क्योंकि अभी जो माहौल है, सरकार ने जिस तरीके से कोशिश की है कि बाहर का पैसा भारत में आए, तो इसके लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पॉइंट टेकन। लक्ष्मण जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर समय लुटाने के लिए और वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए लेकर आने के लिए। तो क्लियरली इजी, फास्टर और ज़्यादा एफडीआई अंदर लाने के लिए वो जो शर्तें हैं यहाँ पर उनमें ढील बरती गई है। माना यह जा रहा है कि ऑफकोर्स इसकी जो अनाउंसमेंट है कल यहाँ पर हम कैबिनेट की तरफ से आता हुआ देखेंगे भी, लेकिन CNBC आवाज़ पर सबसे पहले आपने ये खबर यहाँ पर आते हुए देखी है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street. नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है और आपको बता दें बाजार यहाँ पर पिछले 2 सेशन से वो जो आरबीआई का फैसला था FCNR डिपॉजिट विंडो को समय से पहले बंद करने का, उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी यहाँ पर आता हुआ देख चुके हैं। वेल, इंटरेस्टिंगली बाजार इस चीज़ पे नज़र रखेगा कि जो फॉरेन इनफ्लो है वो कितना आ रहा है, सिस्टेमिक लिक्विडिटी पर उसका कितना असर पड़ रहा है और ये फंड कितना हम यहाँ पर डेट मार्केट में आता हुआ देख रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का हाल है उस पर भी बाजार की नजर रहेगी, क्योंकि कच्चा तेल अब 1 महीने के हाइज पर पहुंच गया है और हमने ओवरनाइट 3% की तेजी के साथ $91 प्रति बैरल के पार यहां पर प्राइसेस को निकलते हुए देखा है। साथ ही साथ यूएस ईरान के बीच जो 60 दिनों का समझौता था वो खत्म हो चुका है। ईरान के साथ यहां पर बैक चैनल से बातचीत जारी है, ऐसा यूएस प्रेसिडेंट का कहना है, लेकिन साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि ओमान अगर बीच में आया तो उस पर भी हमला हो सकता है। तो यानी कि कोई रेजोल्यूशन फिलहाल यहां पर नहीं है और मार्केट्स को लगता है कि कच्चे तेल में और तेजी देखने को मिल पाएगी और उसका सीधा असर हमने बाकी की मनी मार्केट्स में भी यहां पर आता हुआ देखा है। वेल, आपको बता दें कि काफ़ी सारे प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस आज भी यहां पर हैं। इंटरेस्टिंगली इसमें सबसे पहले पूनावाला फिनकॉर्प देख लेते हैं, जहां पर उनके बोर्ड की तरफ से हमने मंजूरी आते हुए देखी है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू 3.15 बिलियन यहां पर रेज करने की इनकी एक्सपेक्टेशन है और ये बॉन्ड्स लेकर आ रहे हैं जो 2029 में यहां पर मैच्योर भी होते हैं।
साथ ही साथ जॉन डियर फाइनेंशियल्स यहाँ पर बाजार में हैं, 3 बिलियन यहाँ पर ये भी जुटाना चाहते हैं और 2029 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ ये बाजार में हैं। जो कूपन है वो 8.10 पे यहाँ पर फिक्स किया गया है और कंपनी AAA की रेटिंग यहाँ पर एंजॉय करती है क्रिसल रेटिंग्स के द्वारा। विवृति कैपिटल आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए क्योंकि 3 बिलियन जुटाने की इनकी भी आज यहाँ पर बाजार में योजना है। ये बॉन्ड्स लेकर आ रहे हैं जो कि 2032 में यहाँ पर मैच्योर होते हैं। कूपन अगर देखा जाए तो वो 8.30 पे यहाँ पर फिक्स किया गया है और साथ ही साथ ये भी जो कंपनी है वो AA+ रेटिंग एंजॉय करती है क्रिसल रेटिंग्स के द्वारा। एंड फाइनली सुंदरम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे है जहां पर 7.5 बिलियन रेज करने की इनकी भी योजना है। ये बॉन्ड्स लेकर आ रहे हैं जो 2028 में यहाँ पर मैच्योर होते हैं और साथ ही साथ जो पेबल है वो एनुअली है। 7.74% का ये कूपन है और AAA रेटिंग ये भी कंपनी एंजॉय करती है क्रिसल रेटिंग्स के द्वारा। अब बाजार यहाँ पर आगे जाकर क्या देखेगा? यहाँ पर यूएस की जो फेड मीटिंग है मिनट्स वो कल यहाँ पर आने वाले हैं। डॉलर इंडेक्स की बात की जाए तो वो 3 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जैक्सन ब्लैक सिंपोजियम है अगस्त के लास्ट वीक में। वहाँ पर यूएस फेड की किस तरह की स्पीच निकल के आती है, वहाँ से भी फर्दर क्यूज मनी मार्केट्स लेते हुए नजर आएंगे। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.